हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Particles of masses m1 and m2 are at a fixed distance apart if the gravitational field strength at m1 and m2 are I1 and I2 respectively. Then here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be gravitational field स्ट्रेंथ. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ की, तो इट इज अ रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास. हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन द मासेस, उसमें से पर यूनिट मास या फिर जिस भी मास की हम बात कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस पे पर यूनिट मास पे कितना फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल दे रखे हैं, एक है पार्टिकल m1, दूसरा है हमारे पास पार्टिकल m2, और साथ में हम ये मान के चलते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज r. यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस r के बराबर दे रखी है. हमें यहाँ पे बताना है इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट m1 एंड m2 आर I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली. यानी m1 का जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज I1 और m2 का है यहाँ पे दैट इज I2. तो m1 पे जो फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास फील हो रही होगी या हमको एक्सपीरियंस हो रही होगी, वो होगी ड्यू टू द मास ऑफ m2. और इसी तरीके से जो m2 पे हमें फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे फील होगी दैट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मास m1. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट m1. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट विल बी ड्यू टू m2. ये हमारे पास m2 की वजह से एग्जिस्ट करेगी और इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है इट इज गिवन एज I1. अगर हम यहाँ पे बात करें फील्ड स्ट्रेंथ की, इट इज गिवन एज g इंटू m2 डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द मास दैट विल बी r². नाउ यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन की, तो जो m2 का मास है ये m1 को अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. यानी जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी एट द पॉइंट m1 इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I कैप. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ I कैप और पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट m2, so it will be due to m1. ये हमारे पास यहाँ पे m1 की वजह से एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी I2. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं g इंटू m1 डिवाइडेड बाई r². नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे m2 को, जो फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्सपीरियंस होगी इट विल बी ड्यू टू दी m1, और m1 हमारे पास m2 को अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है अट्रैक्शन का. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब m1 m2 को अपनी साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उस केस में इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी रिटर्न एज माइनस ऑफ I कैप, और ये माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में काम करेगा. सो अगर हम इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी रिटर्न एज माइनस ऑफ I कैप. अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ m1 विद I1, यानी इक्वेशन 1 में अगर हम यहाँ पे m1 से मल्टीप्लाई कर दे और इक्वेशन 2 में अगर हम यहाँ पे m2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, सो वी कैन राइट हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ m1 इन इक्वेशन 1 एंड m2 इन इक्वेशन 2. वी कैन एड बोथ. तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएंगी दैट विल बी, जो I1 है ये हो जाएगा I1 इंटू m1 इक्वल्स g इंटू m1 m2 बाई r² इंटू I कैप. ये क्वेश्चन थर्ड हो गई. इसी तरीके से हम दूसरी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट विल बी I2 इंटू m2 इक्वल्स g इंटू m1 m2 बाई r², और ये हो जाएगा माइनस ऑफ I कैप. ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी. आफ्टर द एडिशन ऑफ बोथ इट विल बी I1
m1 प्लस I2 m2 इक्वल्स g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आई कैप प्लस g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। ये दोनों हमारे पास जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। और जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी I1 m1 प्लस I2 m2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम एक्सप्रेशन को देखेंगे वी कैन से हियर I1 m1 प्लस I2 m2 equals 0. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.